दिखा देंगे, दिखा देंगे। मार्कर की पता नहीं क्या हालत है, ये भी नहीं देखा गया। ठीक, हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग सुजीत जी, जयप्रकाश जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग बताइए पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे, जरा बताइएगा उसको। लास्ट में क्या टॉपिक मैंने लिख कर गया था, क्या पढ़ाए थे लास्ट में? कोई सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे क्या? 35 एक्ट, उसके बाद पढ़ाना है, यस या नो? लास्ट में क्या लिखे थे प्लीज आप लोग कमेंट में दे दीजिए तो मैं वहां से शुरू करूं। बोलिए। अच्छा सुजीत जी आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और कोई बोले? आइए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। आप नहीं बोल रहे हैं। मुझे जहां तक याद है एक्ट ऑफ 35 मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। हाँ 1935 तक पढ़ाए हैं, ठीक है। अब हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे ये सेकेंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। आइए देखा जाए ये व्यवस्था क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का संविधान की जो व्यवस्था है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार से है। नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, आप हिंदी में कहेंगे मूल अधिकार। नेक्स्ट इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट होगा, ये होगा ए पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। और नेक्स्ट होगा, ये होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और इस प्रकार से नेक्स्ट होगा, ये होगा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। इस प्रकार से देखा जाए तो और भी वर्ड
वर्डिंग ऑफ प्रियम्बल, वर्डिंग ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की शब्दावली। और नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आइए देखा जाए, हमारे संविधान में जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्थाएं लिए गए हैं, एडॉप्ट किए गए, उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए, ये योगी जी जय श्री राम, और आप लोगों का ये सदन जी का कहना है कि सर हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। आप सदन जी ये बताइए, आज जो क्लास हो रहा है पॉलिटी, सदन जी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आज जो क्लास हो रहा है पॉलिटी, क्या आपको ये नहीं पढ़ना है? या पॉलिटी के विद्वान हैं, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं? अगर ये बातें नहीं है, सभी सेक्शन पढ़ना है, तो कितने बकवास टाइप के आप विचार दे रहे हैं। आप इतने मेंटली डिस्टर्ब हैं कि जो सामने क्लास कर रहे हैं वहां ध्यान नहीं है, और ये भी नहीं कि क्लास आपके ऑफ हो रहे हैं, क्लास चल रहे हैं। जिस दिन हिस्ट्री का क्लास होगा उस दिन कहेंगे, उस टीचर को भी डिस्टर्ब करेंगे ये कहकर कि सर पॉलिटी का क्लास नहीं होगा। सोचिए सदन, आपका फ्यूचर कहां जाएगा? 1.5 घंटे की क्लास, इसी में फालतू टाइप का कमेंट। आप कोई डाउट पूछ लेते हमसे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता, कितने स्टूडेंट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? सोचिए जरा, हिस्ट्री के क्लास में कहेंगे साइंस का क्लास नहीं हो रही है, ज्योग्राफी का नहीं हो रहा, आज पॉलिटी का चल रहा है, तो हिस्ट्री पढ़ना सभी है। ऐसा नहीं है कि किसी सेक्शन के इतने विद्वान हैं जो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पॉलिटी के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप ही अंबेडकर जी हैं, सरदार पटेल है, अब जरूरत नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है। सोचिए जरा, और हिस्ट्री के क्लास में कहेंगे पॉलिटी पढ़ना है, तो सदन सोच लीजिए आप कहां जा रहे हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कोई भी सेक्शन पढ़ना हो तो कॉन्सेंट्रेट होकर के और सोचिए, आपके कारण सैकड़ों स्टूडेंट का नुकसान होगा, तो आप पर हमारी इंस्टीट्यूट विचार करेगी। ऐसा मत कीजिए, पढ़िए मेहनत से, हिस्ट्री का भी क्लास होगा, कोई नहीं छूटेगा, सब होगा। आइए तो हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले ये फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार क्या होते हैं? दरअसल मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इनका नाम असेंबली के मेंबर फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार क्यों दिए? दरअसल ह्यूमन लाइफ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट फंडामेंटली होता है। मानव जीवन के लिए इसकी जरूरत मूलभूत होती है। कैसे मूलभूत होती है? एक एग्जाम्पल से, सच्ची एक घटना मैं आपको सुनाकर ये प्रूफ करने चल रहा हूं। आप याद कीजिए, एक समय था आपके कंट्री में साइमन कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था, और आपके कंट्री में साइमन कमीशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था, साइमन कमीशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था, उस साइमन कमीशन के 7 मेंबर थे, और सभी 7 मेंबर ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे। यानी 7 मेंबर जो साइमन कमीशन के थे, उसमें एक भी ऐसा नहीं था जो कोई इंडियन था, भारतीय कोई नहीं था। इसलिए अब जरा विचार कीजिए कि सभी 7 मेंबर इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज थे, एक भी इंडियन नहीं। और इंडियंस के मामले में ही विचार करना था, इंडियंस के मामले में विचार करना है, और इंडियन ही मेंबर ना हो, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये व्यवस्था फॉर्मेलिटी दी थी। इसलिए इंडियंस पब्लिक ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। तो भारत की जनता ने इसका जबरदस्त विरोध किया, ये कह करके विरोध किया, साइमन कमीशन गो बैक। आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा, साइमन कमीशन गो बैक जो उस समय की भारतीय जनता ने, इंडियन पब्लिक ने विरोध प्रदर्शन किया, इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व, लीडरशिप संभाल रहे थे आपके कंट्री के एक महान क्रांतिकारी नेता,
उनका नाम आप सभी लोग समझ गए होंगे, लाला लाजपत राय। आप बचपन में भी पढ़े होंगे हिस्ट्री में, आप 9, 10, 11, 12 या उसके नीचे भी क्लास में या जहां भी पढ़े होंगे, ये नाम बचपन में भी पढ़ने को मिल जाता है। तो लाला लाजपत राय साहब एक बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर थे, हम देशवासियों के लिए महान नेता थे। उन्हीं के नेतृत्व में भारत की पब्लिक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और कैसे, कोई मार काट इंडियन पब्लिक नहीं कर रही थी, शांतिपूर्वक एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति दे करके। और क्या एक्सप्रेशन? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस आओ। ये एक्सप्रेशन, ये अभिव्यक्ति दे करके हम भारत की पब्लिक उस समय विरोध कर रहे थे। लेकिन मात्र इतने के लिए उस समय का पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय पर लाठी डंडे चार्ज करवा दी, और हमारे महान देशभक्त लाला लाजपत राय पर इतने डंडे पड़े, इतनी लाठियां, कि कुछ समय के बाद हमारे महान देशभक्त अंतिम सांस ले लिए। जरा आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, इस बात को आप सभी लोग जानते हैं, आज भी तो हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हो या कोई राज्य की सरकार हो, स्टेट की गवर्नमेंट, कुछ भी अगर पॉलिसी लाती है, ऐसा व्यवस्था हमारे के लिए, आपके लिए, लेकिन कभी ऐसा हम इंडियन सिटीजन, इंडियन पब्लिक को लगता है कि गवर्नमेंट की यह पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में आज भी हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करते हैं, और आज भी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति करके विरोध करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के द्वारा विरोध करना ऐसा नहीं है कि जुडिशरी इसको क्राइम मानती है, हमारी गवर्नमेंट इसको क्राइम मानती है, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट भी समझ रही होती है, जुडिशरी भी समझ रही होती है क्या, कि इंडियन पब्लिक को अंडर आर्टिकल 19 पार्ट 1 इनको फ्रीडम है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का, और इनको एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का फ्रीडम है, अभिव्यक्ति का फ्रीडम है, इसलिए ये कोई क्राइम नहीं है। अर्थात आज हम आप सभी भारतीय नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, उसी फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 19 एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का जो फ्रीडम, स्वतंत्रता है, अंडर दिस गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी रूल अगर गलत दिखती है, तो हम अब भारत के नागरिक उनका एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति करके विरोध करते हैं। और ये आज एक क्राइम नहीं माना जाता, क्योंकि आज हम लोग गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है, और हम आप सभी को फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए आज ये क्राइम नहीं माना जाता। आप लोग समझ लीजिए, यही उस समय हम लोग आजाद नहीं थे, गुलाम हुआ करते थे, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन हम लोगों का माना जाता था क्राइम। क्यों? हम लोग गुलाम थे, और गुलामों के कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई मूल अधिकार नहीं होते, तो गुलाम थे, सरकार के अगेंस्ट कोई भी इस तरह से विरोध प्रदर्शन वह क्राइम, अपराध माना जाता था। और इसी कारण से सोच लीजिए हमारे महान देशभक्त की हत्या हो गई। अर्थात आप समझ सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि हम आपको मानव हैं, लेकिन एक्सप्रेशन, जो भी सोचते हैं उसकी एक्सप्रेशन, अगर विरोध प्रदर्शन करने, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो हमारे आपके ह्यूमैनिटी, मानवता को कोई मतलब नहीं। आप बताइए, जानवर भी तो कोई सोचता होगा, क्या हम लोगों के सामने कोई भी बात हो एक्सप्रेस करता? नहीं। तो हम लोग को भी एक्सप्रेशन का फ्रीडम ना हो, फंडामेंटल राइट्स ना हो, तो एक जानवर और मानव में कोई अंतर नहीं रहा। इससे प्रूफ होता है, इससे यह साबित होता है कि ह्यूमैनिटी, मानवता की बात जो होती है वो एक्सप्रेस होती है, प्रदर्शन होती है, किसके द्वारा? ये फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के द्वारा। अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होता है तो सोच लीजिए, इसका मतलब है कि ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है। तो इस प्रकार से यही फंडामेंटल राइट्स न होना, बस उस समय एक्सप्रेशन बिफोर फ्रीडम, आजादी के पहले एक्सप्रेशन करना एक क्राइम माना जाता रहा। आज वही फंडामेंटल राइट्स है, हमको आपको अधिकार है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति करने का। तो आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा अधिकार नहीं था, यानी एकदम हम आप मानव जरूर थे, बट ह्यूमैनिटी, मानवता नाम की चीज नहीं थी। तो इतने बड़े अधिकार की जो बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, पूछा जाएगा कहां से अडॉप्टेड है, कहां की व्यवस्था है? आपका जवाब होगा यही यूएसए। नेक्स्ट आपने लिखा होगा, नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हायरार्की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रेसिडेंट के बाद पोस्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद होता है। और जयप्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, जरा मैं देख लूं। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि सर पहला अमेंडमेंट
बिना 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 पार्लियामेंट के कैसे हुआ? आप ये ध्यान दीजिए जयप्रकाश, आपके यहां पार्लियामेंट था, ये आपको अज्ञानता है जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के बिना कैसे हुआ। सबसे पहले तो इस अज्ञानता को ढोल डालिए, पार्लियामेंट था। या तो हमारा क्लास एब्सेंट रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद पार्लियामेंट का काम कर रही थी, तो पार्लियामेंट तो था ही। पार्लियामेंट कैसा था उससे क्या मतलब है? असेंबली आपके यहां पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी। तो जनरल जो इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट एस्टैब्लिश हुई कंप्लीटली 1952 में, बट 1952 के पहले भी पार्लियामेंट था। कौन पार्लियामेंट का काम करता था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो उस पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट हुआ। जयप्रकाश जी अब तो समझ गए होंगे, कोई टेंशन? जयप्रकाश जी बोलिए, अब समझ गए होंगे। तो जयप्रकाश जी फिर कुछ कर रहे हैं कि सर बट आज तो क्या लिख रहे हैं? लाठी चार्ज होती है। आप ये बताइए, लाठी चार्ज होती है, गोली मार ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो। अब गलतियां तो सरकार ब्यूरोक्रेट्स की है, कॉन्स्टिट्यूशनली उचित नहीं है, गलत है। और दूसरी चीज, मान लीजिए उग्र होकर के सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं तो गवर्नमेंट करेगी। ये थोड़ी आपको फ्रीडम दिया गया है कि कुछ भी उग्र होकर के तोड़फोड़ मचावें। एक्सप्रेशन करने का फ्रीडम है, असेंबल करने का, बट कैसा? शांतिपूर्वक। तो जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो करेगी प्रशासन, संपत्ति की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। अब समझ गए होंगे जयप्रकाश? जयप्रकाश आपके दोनों क्वेश्चन के जवाब हो गए। अगर समझ गए होंगे तो डाउट हो दोबारा पूछ सकते हैं। आइए, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये नेक्स्ट पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट की जो बात है, हमारे यहां एक आरोप लगाते हैं कुछ लोग और कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, सिर्फ और सिर्फ नकल किया गया। आप सभी लोगों को एक बात मैं क्लियर कर दूं, कभी भी इस तरह की कोई बात करता है कि भारत का संविधान नकल कॉपी है, यह कहना गलत है। ऐसे ही लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, कॉपी नकल है, जो हमारे संविधान को अच्छे से नहीं जानते। कुछ जगह आपको कंपेयर करके सुना दूं तो आप क्लियर होंगे, आप ये समझ सकेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, वो सिर्फ कॉपी नकल नहीं। हां, ये जरूर है कि वर्ल्ड के लगभग 60 कंट्री, 60 देशों के संविधान का इन लोगों ने स्टडी किया और वहां के लिए जो व्यवस्था था, हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट, जो सामाजिक और राजनीतिक जो हमारे यहां परिस्थितियां हैं, उसके लिए वहां की व्यवस्था कितना फेवरेबल, कितना अनुकूल है, और उसी हिसाब से ये व्यवस्था किया गया, यानी मॉडिफाई करके, चेंज करके। तो आइए देखा जाए, हम लोग बातें करेंगे इस प्रकार से। हम सबसे पहले आपको कंपेयर करके बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान में यह व्यवस्था दिया गया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वहां से यूएसए से मैं आपको कंपेयर करके दिखा दूं। यूएसए से कंपेयर मैं कर रहा हूं, समय लीजिएगा। इस प्रकार से यूएसए में जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है और हमारे यहां बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, हमारे यहां प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 इयर्स, हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का टर्म है 5 वर्ष, 5 इयर्स। अब ध्यान दीजिए, 5 इयर्स जो टर्म है प्रेसिडेंट का, 5 इयर्स से बिफोर कभी भी राष्ट्रपति, माना कि 1 वर्ष रहे, 2 वर्ष रहे, राष्ट्रपति ने अपने पद से रिजाइन कर दिया, त्याग दिया, तो माना कि 2 वर्ष रहे, रिजाइन कर दिए, 3 वर्ष टर्म बचा है। ऐसी परिस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट जो होगा, जो 3 वर्ष टर्म बचा है, ऐसे परिस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये काम करेगा एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये काम करेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो आपके कंट्री में होता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होता है, वो मैक्सिमम कितने समय के लिए होता है? मैक्सिमम 6 मंथ, यानी शेष जो ड्यूरेशन है ये 3 इयर्स। ये 2 वर्ष राष्ट्रपति रहे, रिजाइन कर दिए, तो 5 वर्ष में 2 वर्ष चला गया, 3 वर्ष बीता, तो भारत का उपराष्ट्रपति, अब कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का वाइस प्रेसिडेंट अब काम करेगा एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। बट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में मैक्सिमम कितने समय तक काम करेगा? 6 मंथ, इससे ज्यादा नहीं। तो अधिक से अधिक ये काम करेगा 6 महीने, 6 मंथ, इससे ज्यादा ये काम नहीं करेगा। तो मैक्सिमम ये काम करेगा 6 मंथ, 6 महीने, इससे ज्यादा ये काम नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, विद इन 6 मंथ, इसका मतलब हुआ कि विद इन 6 मंथ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, इलेक्शन होगा ही होगा।
और जो भी इलेक्शन के आफ्टर आपके कंट्री में न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, यानी जो भी निर्वाचन के पश्चात नए निर्वाचित जो राष्ट्रपति आएंगे वो कंप्लीटली 5 इयर्स के होंगे। तो पूरे 5 वर्ष के लिए अब वो राष्ट्रपति होंगे। ये हमारे देश की व्यवस्था है संविधान में। यानी वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, तो इसका मतलब हुआ मैक्सिमम 6 मंथ, अधिकतम 6 महीना, इससे ज्यादा नहीं। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसी बात को मैं कंपेयर करना हूं यूएसए से। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यूएसए से बात कर लें इस प्रकार से। आप जानते होंगे यूएसए के प्रेसिडेंट का टर्म कितना है? 4 वर्ष। माना कि यूएसए का प्रेसिडेंट 1 वर्ष अपने पोस्ट पर रहा, रिजाइन कर दिया, तो यूएसए के प्रेसिडेंट का टर्म अब कितना बचा है? 4 वर्ष। अब ये टर्म बचा है 4 वर्ष। अब क्या होगा? यूएसए में जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, ऐसी परिस्थिति में वो काम करेगा एज ए प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं करेगा। तो ऐसे परिस्थिति में यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट, यूएसए का उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट काम नहीं करेगा। इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट जब पोस्ट वैकेंट होता है प्रेसिडेंट का, तो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट काम करता है एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। बट यूएसए के कंसर्न में, यूएसए के संदर्भ में देखा जाए तो यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा एज ए प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि शेष 3 इयर्स जो टर्म बचा है यूएसए में, अब यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के रूप में रहेगा, क्योंकि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं करता है, ये काम करेगा एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में। तो 3 वर्ष जो टर्म बचा है शेष, राष्ट्रपति ने 1 वर्ष रह कर रिजाइन कर दिए, शेष 3 वर्ष बचा है, कोई इलेक्शन 3 वर्ष के बीच में नहीं होगा, यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। यह व्यवस्था दिया गया है हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देख लिया, प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होने की स्थिति में शेष टर्म यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट ही एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा, बीच में कोई इलेक्शन नहीं। जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हुआ तो शेष टर्म यानी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट काम नहीं करेगा, मैक्सिमम 6 मंथ, इससे ज्यादा नहीं। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यह प्रूफ करता है कि भारत की संविधान की व्यवस्था जो है किसी कंट्री से सीधे से कॉपी नकल नहीं, स्टडी करके जो व्यवस्था ली गई, अपने आप में मॉडिफाई करके यह व्यवस्था ली गई। और यह शांतनु का कहना है कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा है कि भारत में एक्टिंग है तो एक्टिंग के कारण मैक्सिमम 6 मंथ यानी लंबा टर्म नहीं रहेगा, और यूएसए में एक्टिंग के रूप में नहीं है, प्रेसिडेंट के रूप में। मैंने बताया शेष टर्म बचा है 3 वर्ष, 3 वर्ष वही रहेगा। अब समझ गए होंगे, एक्टिंग के रूप में फिक्स है लिमिटेड समय, और प्रेसिडेंट के रूप में लिमिटेड नहीं है। वो देख रहे हैं 3 वर्ष रह रहा, और यहां पर एक्टिंग है इसलिए शेष टर्म नहीं, मात्र 6 महीने, 6 महीने के अंतर्गत इलेक्शन होगा। तो आप शांतनु समझ गए होंगे। जयप्रकाश का भी थोड़ा विचार देख लें कि सर अंबेडकर साहब खुद बोले हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ, आप पे ध्यान दीजिए, अंबेडकर साहब का व्यक्तिगत विचार। आप जो यहां देखिए, बारोइंग से मतलब यह नहीं कि डायरेक्ट सारी व्यवस्थाएं ली गई हैं। मैं भी इसको मान रहा हूं कि अनेक कंट्री से लिए गए, बट मॉडिफाई करके सामने सबूत है, ये सबूत देख लीजिए। सबूत मैंने क्या दिया, एग्जैक्टली वहां की व्यवस्था कॉपी नकल नहीं है। जयप्रकाश बहुत ध्यान से समझिए, ये दे चुके हैं। तो एग्जैक्टली अगर होता तो माना जाता। जो 60 देशों के संविधान का स्टडी किया, वारोइंग से मतलब नहीं एग्जैक्टली पूरी तरह से कॉपी नकल। उन्होंने कॉपी नहीं कहा अंबेडकर जी ने, दोनों में मतलब समझिए, और मॉडिफाई करके लिया गया। ये क्लियर होइए, कभी भी एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये मत बोलिएगा कि कॉपी नकल किया गया, एज इट इज बातें। अगर ऐसा बोल दिए तो एक जगह नहीं कई जगह मेंबर्स आपको ये उलझाएंगे, और जैसे मैंने सबूत दिया, ये सबूत दे दे करके और सारी बोलते बोलते पसीना उतर जाएगी, फेल होके चले आएंगे। तो अगर फेल होना चाहते हैं तो अपनी मनोवृत्ति टेंडेंसी रखिए, और पास होना चाहते हैं तो एग्जैक्ट जो मैंने एविडेंस दिया
इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे ही बताना है। आगे भी मैं इस तरह से डिफरेंस से दिखाता चलूंगा। एग्जैक्टली कॉपी नकल नहीं है, हमारे अपने आप में मॉडिफाई यूनिक व्यवस्था है। और सामने मैंने सबूत दिखाया। इस सबूत को देखने के बाद किसी को भी समझ में अगर नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बताए, बोलिएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। पवन का कहना है कि प्रेसिडेंट के ना होने पर एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। हां बिल्कुल पवन। तो जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होगा तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो सीजेआई एक्टिंग के रूप में काम करेगा। अगर सीजेआई भी एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग होगा। अब समझ गए होंगे आप लोग। कोई और टेंशन हो बोलिएगा। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और सुदर्शन कह रहे हैं इज माई कॉमेंट नॉट विजिबल। तो कैसे विजिबल नहीं हो रहा है? क्या हां सुदर्शन, आपका विचार क्या हमने नहीं पढ़ा क्या? बोलिए क्या दे रहा है सुदर्शन। अगर हम नहीं देखे हो दोबारा बोल दीजिए। सुदर्शन, अगर कोई बात हो, कुछ पूछना हो तो दोबारा अपने विचार दे दें, फिर हम जवाब देंगे। कई बार होता है लगातार बहुत कमेंट आ गए तो सभी ध्यान नहीं जाता। तो सुदर्शन जी, कहीं से कुछ क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई विचार हो, दोबारा अपने कमेंट दे दें, हम आपका जवाब देंगे। तो इस प्रकार से सभी का हो गया। जयप्रकाश जी का कहना है कि यूएसए के प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा? मैंने अभी बताया जयप्रकाश जी 4 इयर्स 4 वर्ष, और इंडिया के प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 इयर्स। सभी का हो गए। अभिषेक जी का कहना है यदि यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट भी अपने पद से इस्तीफा दे देता है तब क्या होगा? भारत की व्यवस्था अभी तो बताए हैं, ऐसे ही है सीजीआई। अब समझ गए होंगे सभी लोग। तो इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर बातें करते हैं। नेक्स्ट होगा, ये होगा इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखा जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे आते हैं, अब इनको देखना है। देखिए, राष्ट्रपति हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा पोस्ट है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पोस्ट नहीं होता है। टॉप मोस्ट पोस्ट आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही है, प्रेसिडेंट। महामहिम इन्हें कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले यह देखें, इनके रिमूवल के लिए स्पेशली एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है और वो है इंपीचमेंट महाभियोग। बट सबसे पहले हम लोग समझ लें इंपीचमेंट महाभियोग क्या होता है। देखिए, इंपीचमेंट महाभियोग लाने की जो व्यवस्था है, सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा इसका ग्राउंड क्या होता है, इसका आधार क्या होता है। राष्ट्रपति के अगेंस्ट इंपीचमेंट महाभियोग लाने का जो ग्राउंड है, यह होता है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में, आपके भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दिया गया और वो ग्राउंड है राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसीजर है, उसका नाम है इंपीचमेंट महाभियोग। और इंपीचमेंट महाभियोग लाने का ग्राउंड होता है और यह होता है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। तो जब कभी भी राष्ट्रपति अपने पोस्ट पर कार्य करते हुए, अपने पद पर कार्य करते हुए कोई भी ऐसा एक्टिविटीज, कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसा काम किए जिससे संविधान का उल्लंघन हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में ये इनके अगेंस्ट आता है इंपीचमेंट महाभियोग। अब मैं बताना चाहूंगा इंपीचमेंट महाभियोग लाने का प्रोसीजर क्या है, तरीके क्या है, कैसे लाए जाते हैं, उनकी बातें। ग्राउंड तो आप समझ गए, ग्राउंड है संविधान का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुदर्शन का विचार जरा देखें। इनका क्वेश्चन है, इन यूएसए प्रेसिडेंट वैकेंट सीट फुलफिल लाइक इंडियन पीएम वैकेंट सीट बिफोर टेन्योर। आप सुदर्शन, आपकी बात ही नहीं क्लियर हो रही है, कहना क्या चाहते हैं? तब अपनी बातों को पहले क्लियर कीजिए, तभी तो हम जवाब देंगे। आप दे रहे हैं इन यूएसए प्रेसिडेंट वैकेंट सीट फुलफिल लाइक इंडियन पीएम। आपको मैंने कभी नहीं बताया कि प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होगा तो भारत का प्रधानमंत्री एक्टिंग होगा, ये तो मैंने बोला ही नहीं। इतने सारे स्टूडेंट के सामने बोल रहे हैं, आप अपने तरफ से ये बनाकर बोल रहे हैं। जब मैंने बोला कि भारत के राष्ट्रपति का सीट वैकेंट होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। मैंने पीएम को नहीं बोला। तो पीएम, आप बोल रहे हैं इंडियन पीएम वैकेंट सीट बिफोर टेन्योर। अच्छा,
तो ध्यान दीजिए, इंडियन पीएम के लिए जो व्यवस्था है, अगर इंडियन पीएम रिजाइन कर दिया, त्याग पर दे दिया, तो सरकार चली जाती है। अब समझ गए होंगे सुदर्शन, इलेक्टेड पोस्ट है ये और रियल अथॉरिटी है, तो वो अगर चला गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी पीटी में पूछा है कि भारत का प्रधानमंत्री अगर त्याग पद दे दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार चली गई। अब समझ गए सुदर्शन, वो प्रेसिडेंट वाला फार्मूला यहां नहीं है, क्योंकि ये रियल अथॉरिटी है और प्रेसिडेंट फॉर्मल अथॉरिटी। तो आप समझ गए होंगे सुदर्शन। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा राहुल गुप्ता जी का गुड मॉर्निंग सर, अच्छा बलिया से, हम समझे कोई क्वेश्चन है, तो राहुल जी गुड मॉर्निंग हमारे तरफ से, आप बलिया से हैं जहां से मंगल पांडे जी थे। चलिए, एक बहुत ऐसे क्षेत्र से हैं जहां से भारत के प्रधानमंत्री भी एक बार हुए हैं, चंद्रशेखर जी, जहां से एक अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा बिगुल फूंकने वाला हस्ती हुआ करता था, मंगल पांडे। तो राहुल जी आप वहां से बिलोंग करते हैं, अच्छी बात है। और जयप्रकाश जी आर्टिकल 61, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आगे मैं बढ़ूं, अब तो किसी के क्वेश्चन देख नहीं रहे हैं, तो किरण जी का भी मैं थोड़ा देख लूं कमेंट, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। सर मैंने पॉलिटिक्स कभी नहीं पढ़ा, इसलिए कम समझ आ रहा है मुझे। लेकिन किरण जी आप चिंता न कीजिए, मैंने देखा है हमारे क्लास में ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड साइंस है, फुल्ली बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, एमकॉम किए हैं, और वो लोग भी कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है, जबरदस्त उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा किरण जी, जहां कहीं भी कुछ डाउट हो, क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन मत रखिएगा। जैसे सभी लोग पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए, तो धीरे धीरे जब आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है किरण आपको भी अच्छे से समझ आने लगे और आप भी अच्छा परफॉर्म पॉलिटी में करेंगी। कोई भी सब्जेक्ट जो समझ ना आता हो तो ध्यान दिया जाए, और जहां जहां डाउट हो टीचर से पूछ कर चला जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो सब्जेक्ट आने लगेगा, नॉलेज होगा। तो यही तरीका है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेसी हो, जो पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लिया करें, आने लगेगा सब्जेक्ट और इंटरेस्ट, नॉलेज बढ़ेगा। आइए, तो इंपीचमेंट के लिए व्यवस्था दिया गया है अंडर आर्टिकल 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में यह व्यवस्था दिया गया है इंपीचमेंट महाभियोग लाने का। एक बार और बता दूं, आपसे अगर पूछा गया कि किस आधार पर इंपीचमेंट महाभियोग लाए जाते हैं, तो आप बताइए संविधान का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुदर्शन जी ध्यान दीजिए, देखिए जो आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी का डेथ, तो जब भी किसी प्रधानमंत्री का डेथ होता है, गवर्नमेंट जाने का मतलब अब दूसरा कोई संभालता है, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, सारी व्यवस्था नहीं हो गई, वो चली गई। तो जब कभी भी प्रधानमंत्री त्याग पर देता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री चली गई और सरकार चली गई, न्यू गवर्नमेंट होगी, यह हमारे संविधान की व्यवस्था है। और यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है, यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी सरकार का हेड यानी प्रधानमंत्री त्याग देता है तो सरकार पर प्रभाव क्या पड़ेगा। आपका जवाब होगा सरकार चली जाएगी, समाप्त होगी। यह कभी ऑप्शन सही नहीं होगा कि सरकार का अस्तित्व एज इट इज मेंटेन रहेगा, बिल्कुल नहीं। एक कमीशन क्वेश्चन कर चुका है। तो कभी भी प्रधानमंत्री का डेथ भी होता है तो जाहिर सी बात है अब उनकी सरकार चली गई, जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन में उसी पार्टी का जो होगा, अब न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सब कुछ रिजाइन दे दिया तो वैसे चला जाएगा। अब समझ गए, ये हमारे संविधान की व्यवस्था है। आइए, और कोई डाउट किसी का? विकास जी का है कि पीएम रिजाइन, रिजाइन का स्पेलिंग विकास जी गलत लिख रहे हैं, रिजाइन दे देंगे तो सरकार चली जाएगी तो चुनाव पुनः होगा। हां बिल्कुल, सरकार पुनः भी होगा या दूसरा कोई वो सरकार अपना संभाल लेगा, वह सरकार चली गई। अब समझ गए होंगे। तो और किसी के तो डाउट नहीं है, आगे मैं बढ़ूं, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इनका विचार में देख लूं, इंस्पेक्टर चिंगम क्या विचार दे रहे हैं? आर्टिकल 61 कौन से पार्ट में है? यह ध्यान दीजिए, पार्ट 5 में ये व्यवस्थाएं दिए गए हैं, लेकिन आर्टिकल को पार्ट न पूछिए, टॉपिक को पूछिए। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, पार्ट 5 में व्यवस्थाएं, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जी चिंगम जी, आपका जवाब हो गया, भारतीय संविधान के भाग 5 में यह व्यवस्था दिया गया।
ठीक है, प्रेसिडेंट और ये आर्टिकल 61। आइए देखा जाए तो 61 में व्यवस्था जो दिया गया है, अब थोड़ा सा मैं पढ़ा लूं उसके बाद, क्योंकि आप लोगों का कमेंट पढ़ने में ही और आगे टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो थोड़ी देर में पढ़ा लूं। फिर कोई और डाउट तो किसी के पास नहीं है, सभी के डाउट सॉल्व हो गए। और इस प्रकार से अजीत का भी थोड़ा सा देख लूं। सर ऑल डिसीजन, अजीत गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, ऑल डिसीजन टेकन बाय पीएम एंड कैबिनेट, हाउ वायोलेशन कैसे होगा प्रेसिडेंट। समझे अजीत, वायोलेशन कैसे होता है। अजीत सबसे पहले देख लीजिए, बहुत ही लैक ऑफ नॉलेज है आपको, इन बातों से पूछ रहा। जो आपने कहा कि ऑल डिसीजन, गलत नॉलेज है अजीत, जहां भी पढ़े हैं, जो भी टीचर पढ़ाया बहुत गलत आपको पढ़ा दिया, या जहां से भी पढ़े हैं बहुत गलत नॉलेज है। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट टॉपिक, उसमें आपको एविडेंस के साथ दिखाऊंगा कि प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर भी है। हिंदी में आप कहेंगे राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्ति भी है, बट नॉमिनल थोड़े से हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, थोड़े से, बट है। तो अपने बुद्धि विवेक से जो काम करता है, अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं किया, कुछ गलत किया, या आचरण व्यवहार जो करते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं, गलत होने की बहुत संभावना है। तो ये कभी मत अजीत समझिए कि बस सिर्फ और सिर्फ एक पुतला के रूप में बैठेगा, कुछ करेगा ही नहीं, ये गलत नॉलेज है। आज आप धुल लीजिए, साफ कर लीजिए। मैं जब प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि राष्ट्रपति को स्वविवेक से, अपनी बुद्धि से भी करने का पावर है, जिसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, स्वविवेक की शक्तियां। और इस तरह से ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। आपको एग्जांपल से सुना दो, जैसे कभी भी आपके कंट्री में लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ, सामान्य निर्वाचन हुआ, और आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के सामान्य चुनाव के पश्चात अगर आपके कंट्री में कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजॉरिटी में नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर है। अजीत आज याद कर लीजिए, यह भी नॉलेज में रख लीजिए, तो आपके डाउट धुल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। ऐसा अज्ञानता मत रखिए। तो जब कोई भी पार्टी आफ्टर लोकसभा इलेक्शन फुल मेजॉरिटी में नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपने बुद्धि विवेक से जिस किसी पार्टी को चाहेगा उस पार्टी के लीडर को ऑफर करेगा और अपॉइंट कर देगा प्रधानमंत्री। तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने बुद्धि विवेक से, अपने मर्जी से जिनको चाहेगा प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यह डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति को। लेकिन जब आफ्टर इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के चुनाव के पश्चात अगर एक सिंगल पार्टी कोई फुल मेजॉरिटी में, पूर्ण बहुमत में है, तो बस राष्ट्रपति बाउंडेड है, उसी पार्टी का लीडर को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन कोई मेजॉरिटी में नहीं है, तो अजीत आपने समझ लिया, यह हमारे संविधान की व्यवस्था है। राष्ट्रपति को अपने विवेक से निर्णय लेने का पावर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, हिंदी में स्वविवेक की शक्ति। तो आप अपनी अज्ञानता को अब यहां से थोड़ा किनारे कर दीजिए, काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आपके संविधान में ऐसे भी सिचुएशन, हालात हैं जो राष्ट्रपति अपने बुद्धि विवेक से काम करता है। ये कभी मत समझिए कि उसको कुछ भी पावर नहीं, ऐसा नहीं। क्लियर? और मेरे ख्याल से सभी के अब डाउट सॉल्व हो गए। अब कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कुछ डाउट तो ऐसे आए जो महत्वहीन रिपीटेड थे, एक ही बात कई लोग। आइए चलते हैं। और हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट, इंपीचमेंट में अंडर आर्टिकल 61 जो व्यवस्था दिया गया, अनुच्छेद 61 के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया है महाभियोग का, इसमें व्यवस्था दिया गया है कि जब भी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है तो उस परिस्थिति में इनके अगेंस्ट इंपीचमेंट लाया जाएगा। ग्राउंड में बता चुका हूं किस आधार पर संविधान का उल्लंघन। हाउस बाउंडेड नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी हाउस इस बात का कंप्लेन ला सकता है। बट जिस हाउस के द्वारा इंपीचमेंट का कंप्लेन लाया जाएगा, उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का कम से कम कितने मेंबर के द्वारा कंप्लेन लाया जाएगा? एटलीस्ट 1/4। तो जिस सदन के द्वारा यह कंप्लेन लाया जाएगा, जिस हाउस के द्वारा कंप्लेन लाया जाएगा, उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 मेंबर के द्वारा कंप्लेन लाया जाए। कम से कम 1/4, 1 से 4, 1/4 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। तो 1/4 से ज्यादा हो, बट 1/4 हो, यानी 1/4 या इनसे ज्यादा हो। हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 या ज्यादा हो, 1/4 से कम नहीं होना चाहिए।
बट हाउस बाउंडेड नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हाउस कंप्लेन ला सकता है ये इंपीचमेंट के लिए, और ये सूचना दिया जाएगा राष्ट्रपति को और उस हाउस के हेड को। आफ्टर दिस उस हाउस में डिस्कस होगा। तो जो भी राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, जो भी पार्टी, उस पार्टी के मेंबर क्रिटिसाइज करेंगे, उनको क्रिटिसाइज यही कि राष्ट्रपति ने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, इसलिए संविधान का उल्लंघन हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्रिटिसाइज करेंगे। आफ्टर दिस जो भी पार्टी राष्ट्रपति के फेवर में है, जो भी राष्ट्रपति के पक्ष में है, वो बोलेंगे महामहिम राष्ट्रपति ने कोई भी उल्लंघन नहीं किया संविधान का, जरा सा भी नहीं। और ये सब डिस्कस जब काफी हो गया तो डिस्कस के बाद इस हाउस का हेड ऑर्डर करेगा वोटिंग के लिए, मतदान के लिए। तो हाउस का हेड जब ऑर्डर मतदान का करेगा तो हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। तो हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 बहुमत से पास हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, बहुमत जब मैं बोल रहा हूं वो हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का कितना, 2/3। प्रेजेंट का नहीं मैं बोल रहा हूं, हाउस के टोटल, यानी लोकसभा से पास होगा तो 545 का 2/3, राज्यसभा से पास होगा तो 245 का कितना, 245 का 2/3। ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। इतने मेजॉरिटी से जब पास हो गया, अब ये सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा किसमें, सेकेंड हाउस। तो ये भेजा जाएगा सेकेंड हाउस, दूसरे सदन में। और सेकेंड हाउस में जब भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा, तो सेकेंड हाउस में राष्ट्रपति को स्वयं पावर है, ये स्वयं प्रेजेंट होकर एविडेंस विटनेस दे सकते हैं। और सेकेंड हाउस को इसीलिए नाम दिया गया है, सेकेंड हाउस को नाम दिया गया है इन्वेस्टिगेशन हाउस। तो इसको कहा गया है इन्वेस्टिगेशन हाउस, यानी हिंदी में आप इसको कहेंगे जांच सदन। और सेकेंड हाउस ही इन्वेस्टिगेशन हाउस होते हैं, दोनों नहीं होते हैं। यानी फर्स्ट हाउस अगर राज्यसभा है तो सेकेंड हाउस कौन होगा, लोकसभा, और लोकसभा ही होगा इन्वेस्टिगेशन हाउस। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अगर लोकसभा है तो सेकेंड हाउस राज्यसभा, यही इन्वेस्टिगेशन हाउस होगा। इन्वेस्टिगेशन हाउस में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है स्वयं प्रेजेंट होकर एविडेंस विटनेस दे सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या होगा, जरा तो थोड़ा एसी बंद कर दीजिएगा, बहुत कोल्ड है एसी। नहीं, एसी बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार से फर्स्ट हाउस अगर लोकसभा है तो सेकंड राज्यसभा, फर्स्ट हाउस अगर राज्यसभा है तो सेकंड लोकसभा, यानी इन्वेस्टिगेशन हाउस वही होगा जो सेकंड हाउस होगा। एक अनिरुद्ध जी का यह क्वेश्चन है आर्टिकल 360। अनिरुद्ध जी आर्टिकल 360 में व्यवस्था दिया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, और आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे जब इमरजेंसी पढ़ेंगे। आइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से सेकेंड हाउस में भी डिस्कस होगा। इन्वेस्टिगेशन हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट को राइट दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, स्वयं प्रेसिडेंट प्रेजेंट होकर एविडेंस विटनेस दे सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट स्वयं नहीं चाहते तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव, किसी प्रतिनिधि को प्रेजेंट करवाकर और एविडेंस विटनेस दिलवा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंडेशन नहीं है कि वही प्रेजेंट होंगे। और एविडेंस विटनेस जब हो गया तो वहां भी अब क्या होगा, डिस्कस होगा। वहां भी डिस्कस हुआ, डिस्कस के आफ्टर इस हाउस का भी हेड अवार्ड करेगा वोटिंग का, मतदान का, और वोटिंग मतदान दिए तो इस हाउस में फिर क्या होगा, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से पास हो गया। और 2/3 मेजॉरिटी से जब पास हो गया तो माना जाएगा इंपीचमेंट पास। सेकेंड हाउस से जैसे ये बहुमत मिला उसी के साथ प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट, ये है इंपीचमेंट। अब आप लोग बताइए, तो अब आप लोग बताइए किसको दिक्कत है इंपीचमेंट में। आपने, वसीम ने लिखा है कि दोनों सदन वोटिंग करेंगे। सर बिल्कुल वसीम, लोकसभा राज्यसभा दोनों में डिस्कस होगा और दोनों से पास होगा, बट दोनों में सेपरेट पास होगा। लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 और राज्यसभा में भी टोटल स्ट्रेंथ का 2/3।
अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा दूं, यहां से क्वेश्चन कैसे अब तक हुए। जैसे कमीशन आपसे पूछेगा कि इंपीचमेंट के लिए कंप्लेन लाने के लिए हाउस के एटलीस्ट कितने मेंबर के द्वारा लाए जाते हैं। ऑप्शन देगा 2/3, ऑप्शन देगा 1/4, 1/3 एटसेट्रा। लेकिन 1/4 जो कंप्लेन लाएंगे, जो सूचना देंगे, ये जब हाउस में डिस्कस करना चाहते हैं उससे कितने दिन पहले ये सूचना देंगे? 14 दिन पहले। तो आपसे पूछा जाएगा कितने मेंबर कंप्लेन करेंगे। अब आपके पास जवाब है कंप्लेन करने वालों का, यानी कितने? 1/4। और आगे चलिए, इन्वेस्टिगेशन हाउस होता है। अब क्वेश्चन होगा इन्वेस्टिगेशन हाउस होता है, ऑप्शन देगा सिर्फ लोकसभा, सिर्फ राज्यसभा, एनीवन, इनमें से कोई, नॉन ऑफ दीज। आपका जवाब होगा एनीवन, इनमें से कोई। आगे चलिए, इन्वेस्टिगेशन हाउस होता है फर्स्ट हाउस, नेक्स्ट सेकंड हाउस, नेक्स्ट बोथ हाउसेज, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। आपका जवाब होगा सेकंड हाउस। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इंपीचमेंट पास करने के लिए मेजॉरिटी कितनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में देगा सिंपल मेजॉरिटी, ऑप्शन में देगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ऑप्शन में देगा स्पेशल मेजॉरिटी, और ऑप्शन दे चुका है यूपीएससी क्या? नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सही जवाब होगा नन ऑफ दीज। सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं प्रेजेंट का ½ इस बहुमत से नहीं पास होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का ½ ये भी नहीं चाहिए। और स्पेशल मेजॉरिटी में 2 रिक्वायरमेंट है, समझिएगा इसको। नंबर फर्स्ट, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का ½ और नंबर सेकंड होता है प्रेजेंट का 2/3। जब ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तो उसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन इंपीचमेंट के लिए क्या जरूरत है? प्रेजेंट का 2/3 नहीं, यहां जरूरत है टोटल का 2/3। यानी इतनी बड़ी मेजॉरिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंपीचमेंट में। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से इंपीचमेंट से संबंधित कहीं से कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आज तक कितने बार इंपीचमेंट आए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? एक बार भी नहीं। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट इंपीचमेंट महाभियोग नहीं आया है। क्लियर? तो किसी के पास अब इसको लेकर के डाउट नहीं होगा। शिवेंद्र का विचार में देख लूं कि सर हिंदी मीनिंग भाई बता दिया करें। अच्छा बोलिए शिवेंद्र जी, भाई खड़ा है, भाई आपको बताएगा। शिवेंद्र जी आपका भाई खड़ा है, तो हिंदी मीनिंग किसका हिंदी मीनिंग पूछ रहे हैं शिवेंद्र जी? आपका तो भाई तैयार है बताने के लिए। एसएल सिंह भाई जो पॉलिटी का टीचर है, वो एसएल सिंह भाई तैयार है। शिवेंद्र बोलिए किसका मीनिंग आपको जानना है? नीतीश कह रहे हैं कि सर हाउस के प्रेसिडेंट भी वोट देंगे क्या? हाउस के प्रेसिडेंट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए नितिन जी, हाउस के हेड उसी परिस्थिति में वोट देते हैं जब वोट बराबर होने की स्थिति होती है। उस वोट को कहा जाता है क्या? कास्टिंग वोट, हिंदी में कहते हैं निर्णायक मत। तो हाउस का हेड यानी लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, ध्यान दीजिएगा, उन्हीं परिस्थिति में मात्र वोट करते हैं जब वोट इक्वल बराबर हो जाए। क्लियर? तो वोट वो जनरली नहीं देते हैं, इसमें नहीं देंगे। तो आप बताइए शिवेंद्र आप बोलिए हिंदी में क्या जानना चाहते हैं? नहीं बोल रहे हैं। तो भाई तो आपका खड़ा है एसएल सिंह भाई, और एसएल सिंह, डॉक्टर एसएल सिंह भाई आपको जवाब देगा। और शिवेंद्र जी आप प्यारे भाई हैं, बिल्कुल जवाब देगा डॉक्टर एसएल सिंह। बोलिए क्या जानना है? शिवेंद्र आप बोल ही नहीं रहे, कुछ कमेंट नहीं दे रहे। चलिए अब तो किसी को डाउट नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़े। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इंपीचमेंट हो गया, इंपीचमेंट के बाद हम लोग बातें करेंगे प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो गया, हम लोग बातें करेंगे जुडिशियल रिव्यू। समझेंगे आप लोग जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? देखिए जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन की जो बात है इस प्रकार से, कभी भी समझ लीजिए गवर्नमेंट कोई लॉ मेकिंग करती है, कभी भी सरकार कोई कानून बनाती है, और आप सभी को, कोई भी भारतीय नागरिक को ऐसा नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कोई भी भारतीय नागरिक ये समझ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का लॉ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा मेकिंग लॉ नहीं है। सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस संविधान में दिए गए व्यवस्था के अनुसार नहीं है।
तो ऐसे परिस्थिति में हम आप कोई भी इंडियन सिटीजन उस लॉ के अगेंस्ट डायरेक्ट कोर्ट में चैलेंज करते हैं और इस तरह से कोर्ट जुडिशरी अब अच्छे ढंग से रिव्यू समीक्षा करती है और जो उचित समझती है वो निर्णय देती है। तो जुडिशरी रिव्यू करने के आफ्टर ये निर्णय देती है, बार बार अवलोकन के बाद करती है, बार बार अवलोकन अच्छे से अध्ययन करने के बाद और न्यायपालिका बार बार अवलोकन करने के बाद निर्णय देती है। इसलिए कहा गया न्यायिक पुनर्विलोकन। जुडिशरी रिव्यू करने के बाद यह डिसीजन देती है, इसलिए कहा गया है जुडिशियल रिव्यू। और इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू के बाद जो रिव्यू करके जुडिशरी निर्णय दिया, अगर उसको लगा कि कानून में जो व्यवस्था भारत सरकार दिया है वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी, उस लॉ को कैंसिल कर देगी, रद्द कर देगी। यह है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। अब समझ गए होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कहां की व्यवस्था है, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यही होगा कि ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है। इंपीचमेंट आपसे पूछा जाएगा कहां की व्यवस्था, यूएस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुडिशियल रिव्यू पूछा जाएगा कहां की व्यवस्था, आपका जवाब होगा यही यूएसए की। तो जुडिशियल रिव्यू मेरे ख्याल से सभी समझ गए होंगे, एक बार और बता दे रहा हूं। तो जुडिशियल रिव्यू आपसे पूछा गया कि होता क्या चीज है, तो आपका जवाब होगा कि जुडिशरी न्यायपालिका गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया कोई भी कानून है, अगर उसमें उसको लगता है कि कमियां हैं, हम आप चैलेंज किए, तो रिव्यू करेगी और रिव्यू के आफ्टर कोई कमी पाया जाता है तो उस लॉ को कैंसिल कर देगी, रद्द कर देगी। और जुडिशरी रिव्यू के आफ्टर डिसीजन देती है, इसलिए इसको कहा गया है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। और यह व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 137 दिया गया है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 137 में यह व्यवस्था है जुडिशियल रिव्यू का, और यह व्यवस्था एडॉप्टेड है कहां से है, यूएसए से। आइए देखा जाए तो आपने सुजीत ने यही क्वेश्चन किया है, आपके क्वेश्चन का जवाब भी मैंने दे दिया जो आर्टिकल आपने पूछा है और सभी का जवाब हो गया। हम लोग देखते हैं वर्डिंग ऑफ प्रीएम्बल। देखिए प्रस्तावना जो है उसका वर्डिंग है, स्टार्टिंग में ही उसका वर्डिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी शब्दावली है हम भारत के लोग। समझिएगा, ये सुदर्शन कह रहे हैं कि NJAC इज डिक्लेयर्ड, NULL, ये क्या लिख रहे हैं भाई सुदर्शन? जो बातें लिखे क्लियर तभी तो हम जवाब देंगे। NULL एंड VOID ये क्या है सुदर्शन? इस तरह से होगा तो कितने सारे स्टूडेंट का नुकसान होगा। आपके क्वेश्चन को जब क्लियर लिखा नहीं होगा तो टीचर जवाब कैसे देगा? आपका भाई डॉक्टर SL सिंह तभी जवाब देगा जब क्लियर लिखा होगा। क्यों भाई? तो आप क्लियर लिखिए ना, क्या जानना चाहते हैं। NJAC को मैं बता दे रहा हूं, बाकी क्या जानना चाहते हैं क्लियर नहीं है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC का फुल फॉर्म है, और NJAC स्टैब्लिश किए थे नरेंद्र मोदी सरकार ने। ठीक है, जुडिशरी जब पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल इस पर बातें करूंगा। NJAC के मेंबर जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, उनके एक मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और नेक्स्ट मेंबर सेंट्रल लॉ मिनिस्टर, 2 अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये था NJAC, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल कर दिया, ये मानते हुए कि इसके द्वारा हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा जुडिशरी तो डिटेल NJAC पर भी डिस्कस करूंगा। समझ गए होंगे सुदर्शन? बट क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका अच्छा नहीं है, जो भी बातें पूछें क्लियर लिखकर। अब आगे की बातें क्लियर नहीं हो रहा है, NULL VOID ये क्या मतलब है? जब टीचर समझेगा नहीं तो जवाब कहां से देंगे? तो प्लीज क्लियर लिखें ताकि जवाब दिया जाए। आइए आगे चलते हैं। तो ये होगा वर्डिंग ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की शब्दावली। इसमें दिया क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो शब्दावली है, ये शब्दावली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब समझ गए होंगे। तो यहां हमारे यहां जो व्यवस्था दी गई है, ये दिया गया है क्या? हम भारत के लोग। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की ही ये व्यवस्था है, यानी ये वर्डिंग, ये शब्दावली वहीं का है। समझ रहे होंगे सभी लोग। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट दिया गया है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जरा विद्या जी का हम विचार देख लें। नीलम संजू रेड्डी पे इंपीचमेंट आया था,
बट पास नहीं हुआ था। विद्या बहुत भद्दा नॉलेज आपको है, बहुत रॉन्ग नॉलेज। आज इसको धूल डालिए, साफ कर डालिए। हमारे भारत के किसी भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट इंपीचमेंट आया ही नहीं है। अब जीवन में एक क्वेश्चन गलत करेंगे, इसलिए आज क्लियर समझ लीजिए, किसी भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट इंपीचमेंट नहीं आया। और आप हमको समझा रही हैं कि नीलम संजीव रेड्डी पे इंपीचमेंट आया था बट पास नहीं हुआ। गलत नॉलेज है। नीलम संजीव रेड्डी नहीं, किसी भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट इंपीचमेंट आया ही नहीं है। तो आज विद्या, आज से क्लियर हो लीजिए। जिस किसी बुक में पढ़े हैं राइटर ने गलत लिखा है, जो भी टीचर पढ़ाया है गलत पढ़ाया है, बिल्कुल क्लियर नॉलेज यहां से जाइए लेकर के। और वो क्लियर नॉलेज है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट इंपीचमेंट नहीं आया। नीलम संजीव रेड्डी का नाम बदनाम न कीजिए। चलिए आगे। और सुदर्शन कह रहे हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये ध्यान दीजिए, आप इतनी आगे तक की बातें करेंगे बार बार, टॉपिक कुछ और चल रहा है तो हमारा कितना नुकसान जाएगा, टॉपिक बढ़ेगा ही नहीं। टॉपिक से संबंधित आइए ना आप लोग, तो टॉपिक भी बढ़ेगा। आइए आगे चलते हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। हमारी न्यायपालिका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कही जाती है, क्यों, समझिएगा। दरअसल असेंबली के मेंबर ने समझा इनके जजेस अपॉइंट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। यह व्यवस्था है हमारे संविधान में। बट इनके लिए व्यवस्था क्या है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, इनके लिए व्यवस्था हमारे संविधान में दिया गया है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके नेम को रिकमेंड करेगी। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति हो या सुप्रीम कोर्ट के, केंद्र सरकार इनको रिकमेंड करेगी, राष्ट्रपति सिर्फ क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। आगे समझिए, अगर जजेस को रिमूव करना है, हटाना है, तो हटाने का पावर, रियली पावर किसको है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट बाई स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से सेपरेट पास करेगी, तभी हटाए जा सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो असेंबली के मेंबर ने क्या समझा कि जजेस को हटाने का पावर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने का पावर राष्ट्रपति को नहीं, एक्जीक्यूटिव कार्यपालिका सरकार को नहीं, पार्लियामेंट को है। इसलिए उन्होंने माना कि सरकार को हटाने का पावर नहीं है, इसलिए जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी, और इसी कारण से माना गया इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आज विचार आ रहे हैं हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। कारण क्या है, मैं आपको सुना दूं। सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी थी मनमोहन सिंह के शासन में, और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी की हैसियत से सुषमा जी ने स्पीच देते हुए बताई थी कि इंडिया के जुडिशरी आज इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। और तर्क उन्होंने क्या दिया? उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी हाई कोर्ट का कोई जज है, उसकी भी इच्छा, मनोकामना, तमन्ना होती है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का। हर व्यक्ति चाहता है बड़े पोस्ट पर जाने का। तो ऐसे परिस्थिति में जो हाई कोर्ट का जज है, उसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का केस है, तो सोचेगा कि केंद्र के मंत्री के अगेंस्ट अगर हम निर्णय देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों को पावर है, नाम रिकमेंड करेगा। तो जानता है कि मंत्री करप्ट है, गलत काम किया है, फिर भी मंत्री को खुश करने के लिए उसके फेवर में डिसीजन दिया और विरोधी को पनिशमेंट दे डाला जो निर्दोष थे। तो इस प्रकार से सुषमा स्वराज जी ने माना कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं। सुषमा जी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में जब गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, तो जुडिशरी रियली हमारी इंडिपेंडेंट होगी, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। और इसी थिंकिंग के साथ सुप्रीम लोकसभा में सुषमा जी ने एक प्रपोजल सुनाया। उन्होंने बताया कि आप सभी के सामने मैं एक प्रपोजल रख रही हूं। प्रपोजल में दिखाया कि एक कमेटी होना चाहिए जिसका एक मेंबर हो स्पीकर ऑफ लोकसभा, नेक्स्ट मेंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, और नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, और नेक्स्ट मेंबर होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बाई प्रेसिडेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब नियुक्त होंगे तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, यानी नियुक्ति के मामले में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, तो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। लेकिन सुषमा जी आगे बताई, जो मैंने कमेटी का प्रपोजल दिया मेंबरशिप का, ये फाइनल आप लोग मत मानिए। सुषमा जी ने बोला कि हमारी इच्छा है सभी पार्टी के सहमति से कमेटी बनाया जाए। किसी मेंबर को चाहते हैं डिलीट करना, किसी को इंक्लूड करना,
तो इस प्रकार से यह व्यवस्था आप कर सकते हैं, आम सहमति से कमेटी हो। और उस समय सुषमा स्वराज जी ने बात किया, जो 2014 का इलेक्शन करीब था, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन जब शुरू हुआ, किसी पार्टी को इस पर ध्यान नहीं, क्योंकि इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करीब हो तो सिर्फ वोट दिखता है। संजोग से इलेक्शन के बाद आपके यहां बीजेपी ही रूलिंग पार्टी बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो नरेंद्र मोदी जी एक चालाक पॉलिटिशियन है, समझ गए कि हम अगर ऐसा नहीं करते हैं, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए कोई काम नहीं करते हैं, तो मीडिया और देश की जनता क्रिटिसाइज करेगी। जब आप लोग अपोजिशन में थे, मनमोहन सिंह के शासन में, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने की, यानी सुषमा स्वराज का मतलब बीजेपी। तो मोदी जी ने समझा कि पब्लिक को क्रिटिसाइज का मौका ना दो। मोदी जी ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया और उसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मेंबर, अभी मैंने बताया था, एक मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दो अन्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, और अगले मेंबर केंद्रीय विधि मंत्री, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर, और 2 अन्य होंगे वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होंगे। तो ये पूरी बॉडी हो गई, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में आपने देखा 3 जज और 3 सरकार के लोग होंगे। इसलिए पब्लिक ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया कि इसके रिकमेंडेशन पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं होगी। केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को कैंसिल कर दिया, यह मानते हुए कि इसके द्वारा जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। और मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया कि आप जल्दी कोई ऐसी बॉडी का क्रिएशन कीजिए जिससे वास्तव में जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो सके। आज तक मोदी सरकार ने ऐसी कोई बॉडी क्रिएशन, गठन नहीं किया। समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए, ये व्यवस्था है। और इसी के साथ हम लोग देखें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी खत्म होती है। हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट होगा ये थर्ड, ये होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखा जाए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान के लिए व्यवस्था इस प्रकार से है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन, समझते चले। देखिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें अथॉरिटी 2 टाइप्स की होती है, सत्ता 2 प्रकार की। एक होता है रियल अथॉरिटी, वास्तविक सत्ता, और दूसरा होता है फॉर्मल अथॉरिटी, औपचारिक सत्ता। रियल अथॉरिटी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर में पाया जाता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इनके पास वास्तविक सत्ता होता है। और फॉर्मल अथॉरिटी कहे जाते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। बट कैसे, इसको समझिएगा। देखिए, कभी भी किसी राज्य में गवर्नर, राज्यपाल नियुक्त करना है तो आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल कौन होगा, यह डिसाइड करने का, यह निर्णय लेने का पावर राष्ट्रपति को नहीं होगा। यह निर्णय लेने का पावर किसको होगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। तो केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है कि किसी राज्य का राज्यपाल कौन होगा। राष्ट्रपति सिर्फ क्या करेंगे? सिग्नेचर। तो इसलिए राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में फॉर्मल, औपचारिक कहते हैं, और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को क्या कहेंगे? वास्तविक सत्ता इनके पास है, रियल अथॉरिटी। प्रेसिडेंट को नॉमिनल अथॉरिटी भी कहते हैं, नामात्र की सत्ता। क्यों? थोड़ी सी नॉमिनल सिचुएशन, परिस्थिति है जो राष्ट्रपति अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं। बट इस तरह के सिचुएशन, हालात नॉमिनल हैं थोड़े से, इसलिए राष्ट्रपति को नॉमिनल अथॉरिटी भी कहते हैं। और रियल अथॉरिटी, वास्तविक सत्ता आप कहेंगे किसको? ये कहेंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो ये बातें, 2 टाइप्स की अथॉरिटी, 2 प्रकार की सत्ता पाई जाती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन में। प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं।
हम अब आप लोगों को प्रेसिडेंशियल से कंपेयर करके सुना दो, समझेंगे। प्रेसिडेंशियल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो धनराज जी लिख रहे हैं कि आई एम प्रिपेयर फॉर सीडीएस। धनराज जी ध्यान दीजिए, सीडीएस लास्ट टाइम जितने एग्जाम हुए मैंने देखा फेरामाउंट में, और भी सिविल सर्विस एग्जाम कोचिंग में जो मैं पढ़ाता रहा हूं, इस समय भी सिविल सर्विस आईएएस कोचिंग में पढ़ा ही रहा। तो सीडीएस जो एग्जाम नहीं होते हैं वो सीधे आके बताते हैं कि आपके नोट से बाहर एक भी पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा। पैरामाउंट में भी यही होता रहा। पिछला भी जो सीडीएस एग्जाम हुआ 15 क्वेश्चन पूछे थे पॉलिटी के, सारे 15 हमारे नोट से, एक भी बाहर नहीं। तो धनराज बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लास रेगुलर आप कर रहे हैं, नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके बाहर पॉलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमारे सेक्शन में टेंशन नहीं लेना। आइए ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग बातें करते हैं। यहां पर जो व्यवस्था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मैं प्रेसिडेंशियल से कंपेयर करूं, प्रेसिडेंशियल जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति की जो व्यवस्था वहां प्रेसिडेंशियल में जो यूएसए का एग्जांपल मैं देने चल रहा हूं, वहां का प्रेसिडेंट रियल अथॉरिटी होता है। और मैंने बताया पार्लियामेंट्री का प्रेसिडेंट कैसा होता है, फॉर्मल। यानी यूएसए में अगर कोई भी इस तरह की नियुक्ति की बात है तो वहां का प्रेसिडेंट रियल अथॉरिटी है, अपने बुद्धि विवेक से नियुक्त करेगा। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां का प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट फॉर्मल है, रियल पावर हमारे प्रेसिडेंट को नहीं है, प्रधानमंत्री को है, और वहां पर रियल पावर राष्ट्रपति को है। तो इसलिए हमारी जो व्यवस्था है ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसमें दो प्रकार की सत्ता है, रियल अथॉरिटी, प्रेसिडेंशियल में टोटल एक जगह प्रेसिडेंट के पास, इसलिए वहां का प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक दृष्टिकोण से स्ट्रांग मजबूत होता है, और हमारा प्रेसिडेंट फॉर्मल औपचारिक स्ट्रांग पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं होता है। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल में काफी गंभीर डिफरेंसेस होते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ और बातें हम लोग देख लें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ और बातें इस प्रकार से, यह होगा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ समझेंगे। देखिए रूल ऑफ लॉ विधि का शासन जो व्यवस्था है इस प्रकार से, रूल ऑफ लॉ विधि के शासन जो व्यवस्था है, इसका मीनिंग होता है कि एज ए पर्सन कोई व्यक्ति बड़े से बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, बस उसको अपने अनुसार मनमाना हम पब्लिक पर रूल करने का अधिकार नहीं। हमारे यहां व्यवस्था दिया गया है, जो कानून हमारे देश का है उसी कानून के अनुसार किसी भी पोस्ट पर, बड़े से बड़े पोस्ट पर कोई हो, उसी कानून के अनुसार रूल करेगा, मनमाना नहीं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग रूल करेगा, मनमाना नहीं। और इसी व्यवस्था को कहा गया है एज ए पर्सन रूल नहीं, एज ए पर्सन रूल हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में व्यवस्था है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं। तो संविधान और कानून का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं। योगी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अगर 370 आर्टिकल हटानी है तो किसके पावर से हट सकती है? ये तो कितने बार मैं बता चुका हूं भाई, फिर से सुन लीजिए। जब भी 370 आर्टिकल हटाना है तो प्रोसीजर इस प्रकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से बाई स्पेशल मेजॉरिटी पास करेगी, तो केंद्र की सरकार संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पास करेगी, हट जाएगी। केंद्र को पावर है, ठीक है ना। आज आप जानते होंगे योगी सरकार, मोदी सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो आज पब्लिक ऐसा आवाज नहीं उठा सकती। पब्लिक आवाज उठाती है तो सरकार का अच्छा कहने का बहाना है क्या, राज्यसभा में बहुमत नहीं। इसलिए समझदार पब्लिक आज नहीं बोल सकती, विरोध नहीं कर सकती, उन्हें मालूम है कि राज्यसभा में इनकी बहुमत नहीं है। अब समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं और इस प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये रूल ऑफ लॉ आप समझ गए, इसी के बाद हम लोग बातें करेंगे। नेक्स्ट होगा, ये होगा सिंगल सिटीजनशिप। तो नेक्स्ट होगा सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप समझेंगे। देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था ली गई।
असेंबली के मेंबर, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने जब नागरिकता की व्यवस्था पर विचार किया तो सबसे पहले इन्होंने यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था समझा। यूएसए में व्यवस्था है, यूएसए के राज्य टेक्सास में कोई जन्म लिया वहीं निवास करता है, रहता है, तो एक उस स्टेट टेक्सास का सिटीजन और दूसरा सिटीजन यूएस यूनियन का। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने माना, मेंबर ने माना कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था डुअल सिटीजन है यह हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं, इनकार कर दी पूरे यूनिटी के साथ। अब उन लोगों ने स्टडी किया ब्रिटेन का। ब्रिटेन में व्यवस्था क्या था? ब्रिटेन में व्यवस्था था एक ही नागरिकता ब्रिटेन में कहीं भी रहते हैं। आपके असेंबली के मेंबर ने माना कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था यही। उन्होंने माना, यूएस का विरोध इसलिए किया कि अगर कोई पंजाब में जन्म लेता है, कोई असम, कोई बिहार, कोई आंध्र प्रदेश, तो विभिन्न राज्यों की नागरिकता होगी। सभी इंडियंस भारतीय हैं, बट इनमें यूनिटी आएगा ही नहीं। क्यों? कोई पंजाब में जन्म लिया, निवास करता है, पंजाबी नागरिकता, तो सोचेगा हम पंजाबी नागरिक हैं। कोई आंध्र प्रदेश का है, आंध्र के नागरिक हैं। कोई असम का है, असमी नागरिक हैं। हम सभी भारतीय हैं, लेकिन हम लोगों में कभी यूनिटी नहीं हो पाएगा। यह किसने सोचा? असेंबली के मेंबर। और इसने इन लोगों ने सोचा जब एक नागरिकता होगी तो फिर ऐसे परिस्थिति में यूनिटी होगा, और जब यूनिटी होगा तो कोई भी अगर आंख दिखाया इंडिया को तो इंडियंस आंख फोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, अंदर से आंखें निकाल लेंगे। यह कब संभव है? जब इंडियन में यूनिटी होगी, और यूनिटी तभी संभव है जब सिंगल सिटीजन, एक नागरिकता हो। इसी थिंकिंग के साथ इन लोगों ने, असेंबली के मेंबर ने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सिंगल सिटीजनशिप एडॉप्ट किए। इन्होंने यूएसए का डुअल सिटीजनशिप नहीं। इस प्रकार से सिंगल सिटीजनशिप आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे, नेक्स्ट होगा कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली। यह देखा जाए कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली। तो कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली, इसको डिपार्टमेंटल सिस्टम, विभागीय प्रणाली भी कहते हैं। समझेंगे। देखिए, असेंबली के मेंबर जो व्यवस्था देना चाह रहे थे, तो इन्होंने सोचा इंडिया का कोई व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट क्यों ना हो, लेकिन डिफरेंट नेचर के वर्क अगर एक ही व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया जाए तो संभव नहीं है कि अच्छे से काम कर पाएगा। इसी थिंकिंग के साथ उन लोगों ने व्यवस्था दिया कि डिफरेंट नेचर के वर्क अलग अलग डिफरेंट पर्सन को दिया जाए, तो सभी अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे, अच्छे से काम होगा। और इसी थिंकिंग के साथ उन्होंने जो व्यवस्था दिया, इस व्यवस्था को नाम दिया गया कैबिनेट सिस्टम या डिपार्टमेंटल सिस्टम, यानी मंत्रिमंडल प्रणाली या विभागीय प्रणाली। आज आप लोग देख रहे हैं हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी, उस शिक्षा की जिम्मेदारी किस मिनिस्ट्री को है? आप जवाब देंगे एचआरडी मिनिस्ट्री। किसानों से संबंधित जिम्मेदारी किसको है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय। इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? होम मिनिस्ट्री। तो ये सब व्यवस्थाएं जो बांटे गए हैं, इसी को कहा गया है कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली। बट आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग ये बताइए, कमीशन पीसीएस में क्वेश्चन किया है, एक बार सीडीएस में भी पूछा है क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में डिपार्टमेंटल सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली कब पहली बार प्रारंभ हुआ? बोलिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोई किसी के पास क्वेश्चन का जवाब है? कमीशन पूछ चुका है यूपीएससी, और स्टेट कमीशन भी पूछा है कि हमारे भारत देश में, इंडिया में फर्स्ट टाइम पहली बार कब प्रारंभ हुआ कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली या डिपार्टमेंटल सिस्टम, विभागीय प्रणाली? बोलिएगा। कोई 1952 अविरल जी का जवाब है, और कोई जवाब देगा? नहीं। तो देखिए, जवाब गलत है। सही जवाब होगा 1861। पहली बार हमारे देश में 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट सिस्टम, विभागीय प्रणाली शुरू किया। एक और क्वेश्चन सुना दो। यह क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस भी पूछा है और बिहार पीसीएस भी पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस वायसराय के कार्यकाल में, किस वायसराय के शासनकाल में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई? आप ध्यान दीजिएगा, यह लॉर्ड कैनिंग वायसराय हमारे कंट्री का था, और इसका टेन्योर था 1856 से लेकर 1862। आप बताइए, 1861 में पहली बार शुरुआत हुआ,
तो इन बिटवीन दोनों के बीच आ रहा है कि नहीं। इसलिए अगर आपसे पूछा गया कि किसके शासनकाल में भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली शुरू हुआ, तो आपका जवाब लॉर्ड कैनिंग। हमारे कंट्री का वायसराय था 1856 से लेकर 1862। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब जब पूछेगा कि कौन किसके शासनकाल में पहली बार, अब आपके पास जवाब हो गया लॉर्ड कैनिंग। पहली बार कब शुरू हुआ, तो आपका जवाब 1861। और डिपार्टमेंटल विभागीय प्रणाली क्या है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए। हम लोग आगे चलते हैं और विभागीय प्रणाली कैबिनेट सिस्टम आप समझ गए और सभी कुछ समझ गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। यह है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी हिंदी में कहेंगे विधायी प्रक्रिया। आइए देखा जाए विधायी प्रक्रिया। देखिए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विधायी प्रक्रिया जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है। हमारे यहां जब लॉ मेकिंग करना होता है तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर इमीडिएट कैबिनेट का सिटिंग कॉल करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं और अपने कैबिनेट मिनिस्टर से हमारे प्रधानमंत्री डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके फिर एक बिल, हिंदी में बोलेंगे विधेयक, तैयार करवाते हैं और बिल को दोनों हाउसेस से पास करवाया जाता है। हाउस जानते ही हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ब्रिटेन में जो अपर हाउस है नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, उसी के सिमिलर हमारे यहां हाउस है राज्यसभा। और ब्रिटेन में लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसी के सिमिलर हमारे यहां है लोकसभा। तो वहां पर पास होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, हमारे यहां पास होता है राज्यसभा, लोकसभा। वहां पर फाइनल सिग्नेचर होता है राजा रानी का, हमारे यहां इलेक्टेड पोस्ट है राष्ट्रपति, उसका सिग्नेचर, और सिग्नेचर होते ही अब बन गया एक्ट। ये है प्रोसीजर और इसी प्रोसीजर को नाम दिया गया है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया। पूछा जाएगा ये व्यवस्था कहां की है, आपका जवाब होगा ब्रिटेन। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट होगा, ये होगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, हिंदी होगा संसदीय विशेषाधिकार। तो नेक्स्ट संसदीय विशेषाधिकार। अच्छा आप लोग बताइए क्या दोनों लैंग्वेज में लिखना जरूरी है कि सिर्फ मैं बोल करके एक्सप्लेन करता चलूं? पीडीएफ में तो नोट्स दिया ही हूं, बोलिएगा क्या मैं वर्ड बोलकर और एक्सप्लेन करता चलूं? पीडीएफ में तो नोट्स में ही है, तो कैसा रहेगा, उससे टाइम बचेगा और कोर्स भी आगे बढ़ेगा। आप लोगों की सहमति है? क्योंकि नोट्स में तो दिए हैं, यहां पर लिखना फिर एक्सप्लेन करना टाइम ज्यादा लगता है। तो बिना लिखे हम बोल करके एक्सप्लेन करते चलें तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा? आप लोग विचार दीजिए, यस या नो। चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हो तो नहीं बोलकर, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओके, वेरी गुड, यस, बहुत अच्छा। मैं ये समझ रहा था, समझदार हैं आप लोग। तो 2 बार टाइम नुकसान होगा, वर्ड को बोल दें, नोट्स में हम लिख के दिए ही हैं और एक्सप्लेन करते चले, और जो डाउट है हमसे आप लोग पूछते चले। पीडीएफ में बात लिखा आया, तो एक बार पीडीएफ में लिखा है, 2 बार लिखना तो कोई जरूरी तो है नहीं। राकेश क्या कर रहे हैं? नहीं सर, क्या राकेश क्या विचार है, मतलब बोलिए। एक ही राकेश सिर्फ है और राहुल, तो क्या इससे क्या होगा? पीडीएफ में तो राकेश हम लिखकर नोट्स में दिए हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जयप्रकाश कर रहे हैं एकदम झकास, बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आपके लाइफ को भी इसी तरह सभी को झकास ही चाहूंगा, हमारे सेक्शन में एक भी गलत ना हो, मेरा प्रयास यही होगा। आइए, तो सभी लोगों की सहमति है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं चल रहा हूं आगे। तो वर्ड बोलूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा और पीडीएफ में लिखा है। देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार का मीनिंग क्या है, समझेंगे लोग। देखिए पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, संसद के सदस्य जो हैं, उनको प्रिविलेज मिला है, विशेषाधिकार। मैं कंपेयर करके आपको सुना दूंगा। देखिए आप इतने सारे लोग हैं, देशवासी, देश के नागरिक, हम इतने सारे टीचर, हर तरह के लोग हैं, टीचर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, सभी तरह के लोग, हम जो भी भारतीय हैं, आपको हमको कोई प्रिविलेज, कोई विशेषाधिकार नहीं, हम सभी ऑर्डिनरी पर्सन हैं। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर दोनों में से किसी हाउस के हों, इनको विशेषाधिकार, प्रिविलेज है। समझिए कैसे। दरअसल पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, संसद के जो सदस्य हैं, उनको अरेस्ट, गिरफ्तारी से छूट है।
अरेस्ट पुलिस नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती। हमको आपको मामूली मामले में भी तुरंत एक कांस्टेबल आया, अरेस्ट कर लिया। एक बात मैं बता दूं, लेकिन ये अरेस्ट गिरफ्तारी से जो रिलैक्सेशन छूट उनको है, ये मत समझिएगा कि मर्डर करते रहेंगे फिर भी पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। सिविल मैटर में हमारी आपकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन सिविल दीवानी के मैटर में, प्रॉपर्टी वगैरह के मैटर है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हां, सांसदों को लोकसभा राज्यसभा के मेंबर की पुलिस गिरफ्तारी करेगी, बट किसमें? क्राइम के मैटर में। तो हमारे आपके कंफर्टेबली, हम जो ऑर्डिनरी पर्सन है, हमारे आपके कंफर्टेबली माना गया उनके प्रिविलेजेस, क्योंकि सिविल में उनकी गिरफ्तारी नहीं, हमारी आपकी होती है। क्लियर? तो इस तरह से माना गया है कि पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं प्रिविलेज है, जबकि हमको आपको नहीं। आगे भी बता दूं, मान लीजिए कोई लोकसभा का मेंबर है और सपोज कर लीजिए उसने 7 पेजेस का स्पीच दिया, अपने हाउस में 7 पेज का भाषण दिया, लेकिन हाउस के हेड को लगा कि इसमें लगभग हाफ पेज ये संसदीय गरिमा के खिलाफ बोला है, आधा पेज संसदीय गरिमा के खिलाफ। तो उन्होंने, हाउस के हेड ने क्या किया? हाफ पेज डिलीट कर दिया। अब बताइए कितने पेज इनका भाषण बच गया? 6.5 पेज, इतने। तो संसदीय गरिमा के खिलाफ इन्होंने बोला है, ये हाउस के हेड स्पीकर ने समझा। लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर टोटल 7 पेजेस जो डिलीट किए हैं वो भी पब्लिश कर दिया। कोई भी न्यूज़पेपर जो हाउस के हेड स्पीकर ने डिलीट किया है, वो डिलीट किया गया न्यूज भी पब्लिश कर दिया। दूसरे दिन जैसे ही स्पीकर को यह खबर मिला, फ्रंट पेज पे ही मिला, पढ़कर समझ गई कि ये लाइन तो मैंने डिलीट किया था। और न्यूज़पेपर का एडिटर विदाउट हमारे पूछे, बिना हमारे परमिशन का, इसने क्यों पब्लिश किया? तो लोकसभा के अगर मेंबर स्पीच दिया है तो स्पीकर को पावर होगा, राज्यसभा का मेंबर ऐसा किया है तो चेयरमैन राज्यसभा के, उनको पावर होगा। क्या करेंगे? अब हाउस के हेड उस न्यूज़पेपर के एडिटर को बुलवाकर लाखों का फाइन चार्ज करेंगे और भी पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हम आप अगर ऐसा करते हैं, सार्वजनिक कहीं स्पीच भाषण देते हैं, हमारे आपके मामले में मीडिया न्यूज़पेपर पब्लिश करती है, हमारी आपकी कोई भी बदनामी होती है, तो कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं। न्यूज़पेपर प्रेस वाले क्या दिखाएंगे? अंडर आर्टिकल 19 पार्ट 1 प्रेस को फ्रीडम है, हम अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो उचित न्यूज समझा पब्लिश किए। हमको आपको कोई प्रिविलेजेस नहीं है, इसलिए हम आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर को प्रिविलेज है, इसलिए विदाउट परमिशन वहां के न्यूज ये पब्लिश नहीं कर सकते। अब आप समझ गए होंगे, ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। और इसी के साथ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ और व्यवस्थाएं, उनको देख लें। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और व्यवस्था क्या है? यह है बाई कैमरालिज्म। हिंदी में इसको बोला जाता है द्विसदनवाद, बाई कैमरालिज्म, द्विसदनवाद। समझिएगा, पार्लियामेंट का आप जानते होंगे आज के डेट में 2 हाउसेज हैं, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेज का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा एंड लोकसभा। ये 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो 2 जो हाउस हैं, इसी को कहा गया है 2 सदनवाद या द्विसदनवाद, इंग्लिश में बाई कैमरालिज्म। तो यह व्यवस्था कहां की व्यवस्था है? ब्रिटेन की। आपके देश में यह क्वेश्चन पूछा गया है एक बार सीडीएस में, और यह सेम यही क्वेश्चन एमपीपीसीएस में भी पूछा गया। क्वेश्चन सीडीएस में यह पूछा गया है कि भारत में बाई कैमरालिज्म प्रोविजन पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरुआत कब किया? तो आपका जवाब होगा एक्ट ऑफ 1990। यह जवाब होगा एक्ट ऑफ 1990। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार हमारे देश भारत में बाई कैमरालिज्म की शुरुआत अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। यूपीएससी सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये मध्य प्रदेश पीसीएस भी पूछ चुका है, पीसीएस पीटी में। तो आप समझ ही गए होंगे बाई कैमरालिज्म क्या है, और बाई कैमरालिज्म से संबंधित जो क्वेश्चन हुए वो भी आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में बाई कैमरालिज्म जो प्रोविजन है वो कहां की व्यवस्था है? ऑप्शन में 4 कंट्री होगा, जवाब आपका हो गया यही। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट इस प्रकार से, यह होगा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का संविधान।
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का संविधान। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान में जो व्यवस्था वहां से हमारे संविधान में लिया गया है, इस प्रकार से व्यवस्था है। यह है नंबर फर्स्ट, फेडरेशन विद ए स्ट्रांग सेंटर। यह है फेडरेशन विद ए स्ट्रांग सेंटर। फेडरेशन विद ए स्ट्रांग सेंटर, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। आइए देखा जाए यह क्या चीज है। देखिए, फेडरेशन विद ए स्ट्रांग सेंटर, हमारे देश में जो व्यवस्था दिया गया है, कंप्लीटली फेडरेशन व्यवस्था नहीं। बहुत क्लियर समझिएगा इसको ध्यान देकर के। तो हमारे देश की जो व्यवस्था है फेडरेशन की, कंप्लीट फेडरेशन नहीं। एक ऐसे फेडरेशन की व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसमें सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया है, केंद्र को मजबूत बनाया गया है, सशक्त, और राज्य कमजोर है। यह बात कैसे प्रूफ होता, आइए इसी को मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। देखिएगा, अथॉरिटी का डिवीजन, सत्ता का बंटवारा आपके देश में किया गया है। ये इस प्रकार से, ये होगा यूनियन लिस्ट, यानी हिंदी में आप कहेंगे संघ सूची। और संघ सूची में विषय कैसे हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर, तो राष्ट्रीय महत्व के विषय दिए गए हैं संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में। और संघ सूची में जो विषय हैं इस प्रकार से, जैसे डिफेंस प्रतिरक्षा, कम्युनिकेशन संचार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट निर्यात, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं और ये रखे गए हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ लॉ मेकिंग का पावर है, कानून बनाने की शक्ति, राज्यों को जरा भी इंटरफेयर करने का पावर नहीं। ये यूनियन लिस्ट। अब हम लोग बातें करते हैं ये स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची जो है ये स्टेट इंपॉर्टेंस के मैटर है, राज्य स्तर के महत्व के विषय इसमें दिए गए। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, राज्य स्तर के महत्व से संबंधित इस प्रकार से, जैसे लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका, नगर निगम एटसेट्रा, पंचायत वगैरह। इसी प्रकार से देखा जाए इरिगेशन, सिंचाई। इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य की पुलिस, ये राज्य सूची के विषय। और ध्यान दीजिए, यूनियन जो लिस्ट है उसमें आज के डेट में मैटर 100, ओरिजिनली 97 थे। और इस प्रकार से स्टेट लिस्ट में आज 61 है, ओरिजिनली 66 थे। तो इनके मैटर पर लॉ मेकिंग का पावर स्टेट गवर्नमेंट को। बट ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 249। अंडर दिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को पावर दिया गया है कि राज्यसभा अगर विशेष मेजॉरिटी, राज्यसभा अगर बाई स्पेशल मेजॉरिटी, राज्यसभा अगर बाई स्पेशल मेजॉरिटी पास कर देती है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देती है, क्या पास कर दिया, स्टेट लिस्ट का कोई मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का हो चुका है, तो राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है। यह बात किसने पास किया, यह बात पास किया राज्यसभा ने। राज्यसभा को यह पावर संविधान दिया है कि राज्य सूची स्टेट लिस्ट के किसी विषय को अगर राज्यसभा ने विशेष बहुमत से पास कर दिया तो वो विषय है राज्य सूची का। बट उस विषय पर लॉ मेकिंग अब कौन, उस विषय पर लॉ मेकिंग अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कहां पर लॉ मेकिंग करेगी, पार्लियामेंट में, संसद में। तो आप समझ लीजिए, मैंने अभी बोला कि यूनियन लिस्ट के मैटर पर लॉ मेकिंग सिर्फ केंद्र सरकार करती है, कोई राज्य सरकार कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने का पावर नहीं। लेकिन आपने देखा स्टेट लिस्ट के मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से लॉ मेकिंग कर लिया। अब आप लोग बताइएगा सेंटर और स्टेट दोनों में स्ट्रांग कौन है, तो आपका जवाब होगा सेंटर, क्योंकि इनके विषय में सिर्फ सेंटर लॉ मेकिंग करेंगे, राज्य जरा भी इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं। और इनके विषय पर अंडर दिस आर्टिकल राज्यसभा को पावर ये काम कर लिया और इस सूची में अब लॉ मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इससे प्रूफ होता है कि सेंटर स्ट्रांग है, स्टेट वीक है। और भी दिखा दूं, यह होता है कॉन्करेंट लिस्ट, यह है
कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में दोनों इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस और स्टेट दोनों इंपॉर्टेंस। तो कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पर लॉ मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, दोनों लॉ मेकिंग करते हैं। बट आफ्टर मेकिंग ऑफ लॉ अगर दोनों के बिटवीन डिस्प्यूट हो गया तो सेंटर का बनाया हुआ कानून वैलिड होगा और स्टेट के बनाया हुआ कानून कैंसल। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में विषय कौन है, कुछ एग्जाम्पल दे दो, जैसे एजुकेशन शिक्षा। इसी प्रकार से देखा जाए फॉरेस्ट वन या जंगल, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसी प्रकार से देखा जाए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून। इसी प्रकार से फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, मैरिज शादी विवाह, डाइवोर्स विवाह विच्छेद, ये सभी आते हैं कॉन्करेंट में। तो इनके विषय पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाए, बट कानून बनाने के बाद दोनों में विवाद हो गया तो केंद्र जो कानून बनाया वही माना जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए सेंटर स्टेट, इन सारे एग्जाम्पल से बताइए सेंटर स्टेट दोनों में स्ट्रांग कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा सेंटर। इसलिए कहा गया है आपके देश के संविधान में एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें स्ट्रांग सेंटर को बनाया गया है, स्टेट कमजोर है, वीक है। आपसे पूछा जाएगा यह व्यवस्था कहां से एडॉप्टेड है, तो जवाब होगा कनाडा। आपसे कमीशन यह भी पूछा है एसएससी में, आपसे सीपीयू में भी पूछा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो जवाब कंप्लीट फेडरेशन नहीं, क्वासी फेडरल इसको कहा गया है, अर्ध परिसंघी, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों को बराबर पावर नहीं है, राज्य को कम है, केंद्र को ज्यादा, केंद्र स्ट्रांग है, इसलिए कहा जाता है क्वासी फेडरल अर्ध परिसंघी। दोनों को बराबर पावर होता तो माना जाता फेडरेशन कंप्लीटली है। अब आप लोग समझ गए। तो यहां से कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और भी बातें हैं, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज टाइम हमारा हो गया, ज्यादा हो रहा है, तो आज इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। आप सभी का इसी तरह से प्यार बना रहे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसी तरह से अपने डाउट रखते चलिए, हम जवाब देते चलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।